अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और चूँकि ये चैप्टर जो है वो काफ़ी लेंथी चैप्टर है तो हमने इसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज हमारा फर्स्ट पार्ट है। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और उसके बाद फिर आज के जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम अपने सॉफ्टवेयर को कितने तरीक़ों से एक्वायर कर सकते हैं। तो हमने 4 वेज़ इसमें जो है वो हमने डिस्कस किए थे कि हम इसको प्री रिटन सॉफ्टवेयर ले सकते हैं, यानी कि पहले से बने हुए सॉफ्टवेयर्स को भी जो है वो हम परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑर्डर कर सकते हैं कस्टमाइजेशन का ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पहले से बने हुए जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो वेंडर से करवा लेते हैं जिसने ये सॉफ्टवेयर बनवाया है, तो हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने तीसरा जो वे था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डेवलप करवा सकते हैं और यानी कि वो सॉफ्टवेयर पहले से बना तो नहीं होगा लेकिन हम उसको स्क्रैच लेवल से बनवा लेंगे। उसकी भी हमने आगे 2 टाइप्स देखी थी कि हम इस सॉफ्टवेयर को हम इन हाउस डेवलपमेंट करवा सकते हैं या आउटसोर्स करवा सकते हैं। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि हम किसी सॉफ्टवेयर हाउस से ये जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो बनवा सकते हैं, और इन हाउस डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि हम एक आईटी की जो टीम है उसको हम हायर करते हैं और जो है वो आईटी की जो टीम है वो इनफैक्ट हमारे सॉफ्टवेयर को जो है वो बनाती है। और चौथा जो तरीका हमने देखा था वो ये था कि हम फ्री सॉफ्टवेयर जो होते हैं, जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको हम डाउनलोड कर लेते हैं और इन तमाम जितने भी वेज थे उनके प्रोज एंड कॉन्स थे, कुछ एडवांटेजेस थे कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो हम दोनों को हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि हमारे पास सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होने चाहिए ताकि हम इनमें से किसी एक ऑप्शन को चूज़ कर सकें। इसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के प्रोसेस भी देखे थे कि हम एक सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप करवा सकते हैं। उसमें पहला तरीका तो हमने देखा था कि जी हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके बाद फिर हम कोडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर मेंटेनेंस की तरफ जाते हैं। तो ये वो वाले फेजेस हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो है वो फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमने मिडलवेयर और फर्मवेयर की भी बात की थी। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी जो है लेक्चर नंबर 2 को अभी नहीं देखा तो वो फौरी तौर पे उसको देखें क्योंकि हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इस चैप्टर के वो कुछ इस तरीके से हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या डेफिनेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फंक्शनैलिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, उसमें जो कॉमन फंक्शनैलिटी है या मैकेनिज़्म है उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, फाइल मैनेजमेंट क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी जो है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि कमांड इंटरप्रिटेशन मॉड्यूल उसकी क्या फंक्शनैलिटी है। इसके अलावा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए, उसकी कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं इसको भी देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कौन कौन सी कंपनीज़ इस वक्त बना रही हैं और कौन सी कंपनी जो है का ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है। जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो विंडोज़ से फैमिलियर है और विंडोज़ को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट।
तो माइक्रोसॉफ्ट के अलावा भी कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बनाती हैं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है। इंटीग्रेटेड सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द रिसोर्सेज। अब वर्ड यहाँ पर रिसोर्सेज का आ जाता है। तो रिसोर्सेज हमारे क्या क्या होते हैं, आपका सीपीयू हमारा एक रिसोर्स है, मेमोरी जिसमें हमारी ये चीज़ें सेव होती हैं वो भी एक रिसोर्स है। इसके अलावा हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो भी हमारा एक रिसोर्स है। तो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर कहलाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। प्रोवाइड्स इट्स यूज़र्स विद एन इंटरफेस और विजुअल मशीन दैट इज़ मोर कन्वीनियंट टू यूज़ दैन द बेयर मशीन। तो यहाँ पर दो जो है वो आपके लिए नए वर्ड्स हैं, एक तो वर्चुअल मशीन और दूसरा बेयर मशीन। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि यूज़र्स जो होते हैं वो आसानी से जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इंटरफेस में क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, सर्च बार होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है। इसके अलावा हमारे पास जो है दूसरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, आइकन्स वगैरह होते हैं जो कि इंट्यूटिव नेचर के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। वर्चुअल मशीन भी एक ऐसी मशीन होती है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं, और वो किसके थ्रू करते हैं, हम वर्चुअल मशीन के थ्रू करते हैं। जैसे लिनक्स जो है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अंदर हम जो है वो विंडोज़ को भी इंस्टॉल कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्चुअल मशीन। इसके अलावा बेयर मशीन की बात कर रहे हैं तो बेयर का मतलब जो होता है वो ये होता है कि लैकिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अंदर कोई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होना। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो मशीनें होती थी उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि काफ़ी चीज़ों को हम खुद से ही कंट्रोल कर लें, यानी कि मैनुअली कंट्रोल ना करना पड़े ह्यूमन को, कंप्यूटर खुद से ही ये सारी चीज़ें परफॉर्म कर सके। आगे हम देख लेते हैं जी ऑपरेटिंग सिस्टम के दो कौन कौन से प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स होती हैं। पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, मेकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़। तो ये सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम की यही होती है कि वो एक ऐसा आसान सा इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड करे कि ये जो यूज़र्स हैं वो आसानी से के साथ इसके साथ इंटरेक्ट कर सकें। तो दूसरा जो ऑब्जेक्टिव जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, मैनेजिंग द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो अभी पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज होते हैं उसको मैनेज करना होता है। ये हमारे पास एक लॉजिकल आर्किटेक्चर है एक कंप्यूटर सिस्टम का। इसमें आपको डिफरेंट लेयर्स नज़र आ रही हैं। ये जो लेयर्स हैं हमने पिछले चैप्टर में भी हमने देखा था, लेकिन इस चैप्टर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। आपके सामने जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर है यूज़र की। तो यूज़र जो होता है वो बेसिकली किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमें स्पेसिफ़िक जो है हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का जो है एमएस ऑफिस है, इसके अलावा हमारे पास गेम्स होती हैं, वो भी हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगी। आल्दो के वो हमें इंटरटेनमेंट दे रही हैं, तो वो हमारी किसी न किसी स्पेसिफ़िक प्रॉब्लम को जो है वो एड्रेस कर रही हैं। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होती हैं वो अलोन काम नहीं कर सकते, क्योंकि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर का नहीं पता होता कि अंडरलेइंग हार्डवेयर कौन सा है, और हार्डवेयर को भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं पता होता। तो फिर हमें एक और लेयर जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ी, जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक ब्रिज का जो है वो रोल
प्ले करता है। ये बेसिकली ब्रिज प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान। ऑपरेटिंग सिस्टम में तमाम हार्डवेयर के ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। इससे ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाता है कि इस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन सा हार्डवेयर है, कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो है वो इसके साथ अटैच है। वो सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाती हैं। The operating system layer hides the detail of the hardware from the programmer and provides the programmer with convenient interface for using the system। तो यहाँ पर प्रोग्रामर की बात आ गई। तो प्रोग्रामर हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो दो लास्ट लेक्चर्स हैं उसमें हमने डिटेल से देखा था कि दो टाइप्स के हमारे प्रोग्रामर होते हैं। एक वो प्रोग्रामर होता है जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाता है, और दूसरा प्रोग्रामर वो होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो बनाता है। तो हमारे ऐसे प्रोग्रामर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जैसे MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स हो गए, इसके अलावा हमारे पास जो है मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो जब प्रोग्रामर्स ये चीज़ें बना रहे होते हैं तो उसको ज़रूरत नहीं होती हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करने की डायरेक्टली। वो डायरेक्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करके रिज़ल्ट को जो है वो जनरेट करे। ये हमारे मेन फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला फंक्शन है जी प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड कमांड इंटरप्रिटेशन। तो वन बाय वन करके हम इनको देखते हैं। पैरामीटर्स फॉर मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। तो हमारे पास अब कौन से ऐसा पैरामीटर्स हों जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर सकें कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम A, और आपके पास एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम B। अब आपके पास कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स होने चाहिए जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड करो कि ऑपरेटिंग सिस्टम A इज़ बेटर दैन ऑपरेटिंग सिस्टम B, या ऑपरेटिंग सिस्टम B जो है दिस इज़ बेटर दैन ऑपरेटिंग सिस्टम A। तो ये तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसकी बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेहतर है। तो इसकी मैं यहाँ से एग्ज़ाम्पल ले सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हमारे पास अगर दो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट A है और स्टूडेंट B है, तो अगर हमने उसको एकेडमिकली जज करना है कि आप इन दोनों में से कौन सा स्टूडेंट बेहतर है, तो एकेडमिकली हम देखेंगे कि मिड टर्म के मार्क्स दोनों में से किसके अच्छे हैं। अगर दोनों के सेम हैं तो हम कहेंगे कि जी अब हम इसके फाइनल टर्म के मार्क्स देख लेते हैं। फिर हम देखते हैं जी सेशन मार्क्स के कितने हैं, फिर हम देखते हैं कि किसकी प्रेजेंटेशंस अच्छी हैं। इस तरीके से हम पैरामीटर्स देखते जाएंगे और एंड पे जिस स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स बनेंगे हम कहेंगे कि वो स्टूडेंट जो है वो बेहतर है। इसका मतलब है हमने पहले पैरामीटर सेट किए और जो स्टूडेंट उन पैरामीटर्स पे को फुलफ़िल करता है, ज़्यादा फुलफ़िल करता है, तो हम कह देते हैं कि वो स्टूडेंट एकेडमिकली ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। तो इसी तरीके से हम ऑपरेटिंग सिस्टम के पैरामीटर्स जो हैं वो सेट करते हैं। तो हमारे पास पहला पैरामीटर होता है थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब ये होता है कि अमाउंट ऑफ वर्क दैट द सिस्टम इज़ एबल टू डू पर यूनिट ऑफ टाइम। कि एक अगर यूनिट ऑफ टाइम है, लेट्स सपोज 1 सेकंड में या 1 माइक्रो सेकंड में सिस्टम कितना ज़्यादा काम कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा वो काम करेगा वो उतना ही अच्छा होगा। तो हम यहाँ से हम जो है वो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि थ्रूपुट जो है जिस सिस्टम की ज़्यादा होगी हम उस सिस्टम को अच्छा कहेंगे। दूसरी हमारे पास पैरामीटर आ जाता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इट इज़ एन इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए जॉब टू द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग टू द टाइम ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द जॉब। अब यहाँ पर वर्ड जॉब का इस्तेमाल किया गया है। तो मिड टर्म से पहले हमने इसको डिटेल से देख लिया था कि जॉब, टास्क, प्रोग्राम
ये एक ही चीज़ होती है। किसी जगह टास्क का वर्ड इस्तेमाल होगा, किसी जगह जॉब का वर्ड इस्तेमाल होगा। तो जॉब क्या होती है? ए प्रोग्राम इन एन एग्जीक्यूशन इज़ कॉल्ड ए जॉब, इसको टास्क भी बोलते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा कि अगर आप अपने सिस्टम में कोई जॉब सबमिट करते हैं और जब वो जॉब कंप्लीट होती है तो उसके दरमियान का जो टाइम है जितना ज़्यादा कम होगा उतना ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अच्छा होगा। यानी कि आपने एक जॉब सबमिट करवाई 1 सेकंड पे और सिस्टम ने तकरीबन 2 सेकंड लिए उस जॉब को कंप्लीट करते हुए, तो टाइम इंटरवल क्या हुआ? 2 सेकंड हुए। तो अगर एक और सिस्टम आ जाता है उसमें अगर हम जॉब को सबमिट करते हैं और उसका जो रिस्पांस है विदिन 1 सेकंड आ जाता है, यानी कि उसकी जो जॉब है वो 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम ये कहेंगे कि जो सिस्टम कम टाइम ले रहा है जॉब की कंप्लीशन के लिए तो वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। तो इसलिए टर्न अराउंड टाइम हमारा कम होना चाहिए, थ्रूपुट ज़्यादा होनी चाहिए, टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए। तीसरा हमारा पैरामीटर होता है रिस्पांस टाइम, इंटरवल फ्रॉम द टाइम of submission of a job to the system for processing to the time the first response for the job is produced by the system। तो ये रिस्पांस टाइम टर्न अराउंड टाइम से डिफरेंट होता है। इसमें आप जॉब सबमिट करवाते हैं और सिस्टम जो पहला रिस्पांस देता है उस रिस्पांस को जो है हम कहते हैं कि जी अगर तो रिस्पांस टाइम थोड़ा है, यानी कि क्विकली अगर सिस्टम आपको रिस्पॉन्ड कर देता है तो इसका मतलब है वो सिस्टम अच्छा है। तो थ्रूपुट ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़्यादा होनी चाहिए, टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए, रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए। अब कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं या मिक्सअप कर देते हैं कि टर्न अराउंड टाइम और रिस्पॉन्स टाइम एक ही चीज़ है। देखिए टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो इन टाइम इंटरवल होता है कि आपने जॉब को सबमिट करवाया और जॉब कंप्लीट हुई। रिस्पांस टाइम ये होता है कि आपने जॉब को सबमिट करवाया और सिस्टम ने पहला रिस्पांस दिया। अब हो सकता है कि जॉब जो है वो आपकी कंप्लीट ना हो और सिस्टम पहले से रिस्पांस कर दे, क्योंकि आपकी जो जॉब है उसको भी डिवाइड कर ले। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सिस्टम में थ्रूपुट ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि 1 यूनिट ऑफ टाइम में सिस्टम ज़्यादा काम करना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम कम होना चाहिए, रिस्पांस टाइम भी कम होना चाहिए। तो अगर इन पैरामीटर्स पे अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा फुलफ़िल करता है तो हम उस सिस्टम को कहते हैं कि ये सिस्टम अच्छा है। अब आ जाते हैं जी प्रोसेस, इसको जॉब भी कहते हैं, इसको टास्क भी कहते हैं। is a program in an execution is called a process। Process management manages the process submitted to a system in a manner to minimize the idle time। अब यहाँ पर वर्ड आ गया idle time। idle time वो टाइम होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम कोई काम नहीं करता। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कंप्यूटर सिस्टम है वो मैक्सिमम काम करे, उसका आइडल टाइम कम हो, वो कम फारिग बैठे। इन अदर वर्ड अगर हमने सिंपल वर्ड में अगर उसको हमने अंडरस्टैंड करना है तो प्रोसेस मैनेजमेंट ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है पहली फंक्शनैलिटी ये होती है कि आपके सिस्टम में जितने भी प्रोसेसेस रन कर रहे हैं उसकी मैनेजमेंट करना। और जब आप उसकी मैनेजमेंट करते हो माइंडसेट में ये होना चाहिए कि सीपीयू और सीपीयू की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि आपका सिस्टम आइडल सिचुएशन में कम से कम हो। इसको हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट मैकेनिज़्म इन अर्ली सिस्टम्स। तो जो पहले हमारे सिस्टम्स होते थे उसमें कैसे किया जाता था, 80s में 1980s में जितनी भी जॉब्स होती थी, जितने भी प्रोसेसेस होते थे वो मैनुअली जो है इस कंप्यूटर सिस्टम में एंटर किए जाते थे। वहाँ पर एक प्रॉपर एक कंप्यूटर ऑपरेटर होता था जो कि मैनुअली लोड करता था।
उसमें भी हमारे पास एक और टेक्निक बाद में आ गई बैच प्रोसेसिंग की। तो बैच प्रोसेसिंग ये होती थी कि डिफरेंट जॉब्स के बैच बना के उसको जॉब वाइज उसको ऑटोमेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो है वो प्रोसेस किया जाता था। इसके अलावा हमारे पास एक जॉब कंट्रोल लैंग्वेज भी होती थी जो कि इन तमाम चीज़ों को लोड करती थी और अनलोड करती थी। ये बहुत अर्ली सिस्टम्स में ऐसे था। ये वो पिक्चर है, इस डायग्राम की मदद से आपको पता लग जाएगा कि जी इस तरीके से बैच की फॉर्म में जो है वो ये चीज़ें सबमिट करवाई जाती थी। अब हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग की। मल्टी प्रोग्राम का मतलब होता है, मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा प्रोग्राम। तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक यूनी प्रोग्राम है, यूनी का मतलब एक होता है, और मल्टी प्रोग्राम एक से ज़्यादा। यूनी प्रोग्रामिंग ओनली वन जॉब इज़ प्रोसेस एट ए टाइम and all the system resources are available exclusively for the job until its completion। तो यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम पहले होते थे, उसमें एक जॉब हम सबमिट करवाते थे और कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज होते थे वो एक जॉब को एक टाइम में कंप्लीट करते थे और फिर दूसरी जॉब को जो है टाइम देते थे। तो जब इस तरह की प्रोसेसिंग हो रही हो तो उसको कहते हैं यूनी प्रोग्रामिंग। दूसरी टाइप के आ जाते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी का मतलब है एक से ज़्यादा। इंटरलीव्ड एग्जीक्यूशन ऑफ टू आर मोर डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्स बाय ए कंप्यूटर। तो कंकरेंटली हम एक से ज़्यादा प्रोसेसेस को जो है वो रन करते थे। और मल्टी प्रोग्रामिंग भी दो टाइप्स की होती थी, मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क और मल्टी प्रोग्रामिंग विद वेरिएबल टास्क। फिक्स टास्क जो होती थी उसमें फ़िक्स नंबर ऑफ प्रोसेस जो है वो रन करते थे। लेट्स सपोज अगर हमने कहा है कि मैक्सिमम इसमें जो फ़िक्स नंबर के एक टाइम में 10 प्रोसेसेस जो है वो रन होंगे तो हमने फ़िक्स कर दिया है। इसके अलावा हमारे पास जो वेरिएबल टास्क थे, वेरिएबल टास्क में फॉर एग्ज़ाम्पल कंकरेंटली 3 टास्क भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो इसमें वेरिएबल टास्क जो है वो कंकरेंटली रन करते थे। एरिया ऑक्यूपाइड बाय ईच जॉब रिजाइडिंग साइमल्टेनियसली इन द मेन मेमोरी इज़ नोन एज मेमोरी पार्टीशन। अब मेमोरी पार्टीशन की हम बात करते हैं कि जब भी कोई जॉब सबमिट करवाई जाती है तो रैम के अंदर वो जितना एरिया ऑक्यूपाई करते हैं उसको मेमोरी पार्टीशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 3 जॉब्स हैं तो 3 जॉब्स जो है वो अगर रैम के अंदर अपनी अलग-अलग जगह ऑक्यूपाई करेंगी तो हम उसको कहेंगे कि मेमोरी की पार्टीशन हो गई है और इन 3 पार्टीशंस में 3 जॉब जो है वो इस वक्त रिज़ाइड कर रही है। अब जो जॉब भी होती है वो भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक CPU बाउंड होती है और एक IO बाउंड होती है। CPU बाउंड का मतलब होता है मोस्टली परफॉर्म कंप्यूटेशन विद लिटिल IO ऑपरेशंस। साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन यूजुअली फॉल इन दिस कैटेगरी। तो CPU बाउंड, CPU का मतलब है कि आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस जॉब को जो है वो कंप्लीट करता है, इसकी कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। हो सकता है इसमें IO ऑपरेशंस थोड़े हों या बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो उस सूरत में हम जो जॉब कहते हैं उसको CPU बाउंड जॉब कहते हैं। इसकी एग्जांपल भी दी हुई है कि साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंप्यूटेशंस जो होती हैं अमूमन CPU बाउंड में आती हैं। दूसरी टाइप के हमारे पास होते हैं IO बाउंड। IO बाउंड का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। हमारे पास जो प्रोसेसेस होती हैं उनको इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेसेस या जॉब कहते हैं। मोस्टली परफॉर्म IO ऑपरेशंस विद लिटिल कंप्यूटेशन। तो ये ज़्यादातर हमारे पास ऑपरेशंस IO के होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं ये उसको हम IO बाउंड कहते हैं और इसमें कंप्यूटेशन बहुत कम परफॉर्म की जाती है। कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस यूजुअली फॉल इन दिस कैटेगरी। तो हमारे पास कमर्शियल डाटा प्रोसेसिंग जैसे हमारे पास
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बायोमेट्रिक्स करवाते हैं तो बायोमेट्रिक्स ऑब्वियसली हमारे पास जो इंटरफेस होता है वो इनपुट लेता है और आउटपुट जनरेट करता है। तो ज़्यादातर ये चीज़ें आईओ बाउंड कहलाती हैं और इसमें कंप्यूटेशन कम से कम परफॉर्म होती है। ये हमारे पास एक आर्किटेक्चर है यूनी प्रोग्रामिंग सिस्टम का। हमारे पास ये एक मेन मेमोरी है और जब भी हमारे पास एक मेन मेमोरी होती है तो मेन मेमोरी के दो पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट होता है जिसमें हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमेशा कंटिन्यूस बेसिस पे इसको इस्तेमाल कर रहा होता है। जैसे आपको ये आपकी रैम जो है, रैम का एक पार्ट, अगर आप अपने कंप्यूटर में भी अगर रैम देखें तो रैम का एक थोड़ा सा पार्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी इस्तेमाल कर रहा होता है और दूसरा पार्ट एम्प्टी छोड़ा होता है। ये किसके लिए छोड़ा होता है? ये यूज़र जॉब के लिए। यूज़र जॉब कौन सी होती है? जो आप प्रोग्राम रिक्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने MS वर्ड को क्लिक किया या आपने फायरफॉक्स को किया या क्रोम को किया, तो आपका ये जो प्रोग्राम होता है ये यूज़र जॉब कहलाती है या यूज़र प्रोसेस कहलाता है। तो अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास रैम का एक पार्ट जो है वो एलोकेट किया जाता है। तो यूनी प्रोग्राम में ये वाला जो हिस्सा होता है ये यूज़र की जॉब के लिए एलोकेट होता है। इसके ऊपर CPU काम करता है और कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं इसको कंप्लीट करने पे लग जाते हैं। लेकिन ये एक टाइम में एक ही प्रोसेस को रन करता है और जब वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो फिर दूसरे प्रोसेस के ऊपर काम किया जाता है। इसमें ये प्रॉब्लम होती थी, फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 512 MB की अगर ये जगह है और प्रोसेस आपका 100 MB का है तो बाकी स्पेस तो खाली रहती थी। और CPU के अंदर अगर कैपेबिलिटी ज़्यादा प्रोसेस करने की है और उसके पास छोटा प्रोसेस है तो वो छोटे प्रोसेस को करता है और इस तरीके से हमारी जो सिस्टम है वो आइडियल सिचुएशन में ज़्यादा रहता है। तो आइडियल सिचुएशन से निकालने के लिए फिर हमें मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़े। ये हमारे पास इस डायग्राम की मदद से आपको पता लग जाएगा कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम कैसे हैं। ये आपके पास ये एक पूरी एक मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी का ये वाला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट कर दिया। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने MS वर्ड ओपन किया तो MS वर्ड को एग्जीक्यूट करने के लिए इस जॉब A को जो है वो ये जो है प्लेस जो है वो एलोकेट कर दी। इसके साथ ही मैंने क्रोम को ओपन कर लिया तो क्रोम जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जॉब B का नाम दे दिया, उसने ये रिज़ाइड कर लिया। और साथ ही मैं कोई चैटिंग कर रहा हूँ या मैंने जो है वो फेसबुक ओपन की हुई है या मैंने स्काइप पे अगर मैं कन्वर्सेशन कर रहा हूँ तो उसकी जो मेमोरी एलोकेशन वो इस तरीके से होगी। अब आपके सामने ये है कि यूज़र जो है वो जॉब्स जितनी भी हैं वो सबमिट करवाता है और वो जो जॉब्स हैं वो जो टास्क हैं वो मेन मेमोरी की डिफरेंट लोकेशंस को जो है वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं। अब होता ये है कि CPU जो है वो अपनी टाइम स्केजुलिंग करता है कि किस जॉब को कितना टाइम देना है। अब CPU कौन सी टाइम स्केजुलिंग करता है और स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स भी काफ़ी होते हैं। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें आप डिटेल से देखेंगे कि CPU टाइम स्केजुलिंग कैसे करता है। उसमें डिफरेंट एल्गोरिदम है, जैसे फ़र्स्ट कम फर्स्ट है, उसमें आपके पास राउंड रॉबिन आ जाता है। उसके अलावा भी काफ़ी जो है वो एल्गोरिदम्स हैं कि वो अपनी टाइम स्केजुलिंग कैसे करेगा। क्या वो थोड़ा टाइम जॉब A को देगा और थोड़ा टाइम जॉब B को देगा, फिर C को देगा, या इसमें से जो शॉर्ट प्रोसेस है जिसने थोड़ा टाइम लेना है उसको पहले दे देगा, या टाइम स्लाइसिंग कर देगा कि जॉब A को इतना टाइम देना है, B को इतना देना है और C को देना है। तो ये डिपेंड करता है CPU की स्केजुलिंग के ऊपर। तो इस तरीके से जो मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि एक से ज़्यादा जो है
वो सिस्टम में जो जॉब्स होती हैं उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस स्टेट मल्टी प्रोग्रामिंग में कैसे होती है, जॉब कैसे सबमिट करवाई जाती है, सबमिट करवाने के बाद उसकी कौन सी लोकेशन होती है, वो कौन सी स्टेट पे होता है, कब वो रनिंग स्टेट पे आता है, कब वो ब्लॉकिंग स्टेट पे आता है। इस तरीके से जो है ना वो हम चीज़ें डिटेल से देखेंगे। होपफुली इस लेक्चर की मदद से आपको काफ़ी चीज़ें पता लग गई होंगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।